हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये टॉपिक को जब भी हम समझते हैं तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, आखिर वो इमर्ज कैसे करता है, तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा वहाँ उस डेट पर जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 से फोर्स में आया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब इफेक्ट में आ जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल्स हैं, जैसे एक प्रोमिनेंट गोल जो उसमें था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का गोल। सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ये देख लें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र आता है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक पूरा एक सेक्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो कि सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है, जहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है। हमें ये पता है कि कोई भी जो सोसाइटी होती है वो इक्वल पूरी तरह से नहीं होती है ना। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, तो बहुत वास्ट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट होने के पहले वाले स्टेज में था तो वहां पे हम देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के वजह से काफी ज्यादा इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट हो गई थी। जमींदारी लॉज वगैरह के वजह से बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का एक सेक्शन क्रिएट हो गया था, जिनके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन जो थी वो इकट्ठा हो गई थी, और बहुत मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो था उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जमीन के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा भी मुश्किल से था जहां से वो अपने जीवन यापन कर सकते थे। तो ये स्थिति जो थी वो बहुत मिजरेबल थी। अब सोशलिस्टिक गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी पार्लियामेंट, हमारी गवर्नमेंट जो थी वो कमिटेड थी, और इसी कमिटमेंट के अंदर कई सारे ऐसे एक्शंस लेना शुरू कर दिया सरकार जहां पर कि फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन में आने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइट टू प्रॉपर्टी हम देखें तो ये एक फंडामेंटल राइट थी, लेकिन अगर हम एक तरफ से ये एक डिसीजन ले रहे हैं कि हमें वेल्थ जो है या लैंड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करना है, तो फिर ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये तो फिर खतरे में आएगी। और यही होने भी लगा। 1950 ऑनवर्ड से गवर्नमेंट के स्टेप के कारण राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो इंडेंजर होने लगी थी। तो अब जो सेक्शन ऐसा था, एफ्लुएंट सेक्शन, जिनके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन हुआ करती थी, प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो कोर्ट्स अप्रोच करने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसे तो पार्लियामेंट क्या करेगी, फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल एब्रोगेट ही कर देगी, हम लोगों से छीन लिया जाएगा। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हो रहा था और उसमें जब फाइनल वो अडॉप्ट किया गया तो वहां पे प्रियम्बल में वी द पीपल की शुरुआत की गई। यानी सोवरेंटी जब लोगों के पास है तो ये पार्लियामेंट जो है और जो गवर्नमेंट है ये मिल के क्या कर रही है, हमारी राइट्स को खतरे में डाल दे रही है। और जब फंडामेंटल राइट्स ही नहीं बचेंगे तब तो स्टेट क्या हो जाएगा, टिरेनिकल हो जाएगा। तो उस समय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने ऐड किया। 9 शेड्यूल ऐड करके क्या किया, क्योंकि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। 9 शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। इस शेड्यूल में जो भी प्रावधान रखे जाएंगे, ऐसा कहा गया अमेंडमेंट में कि इस शेड्यूल में जो भी प्रावधान रखे जाएंगे वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यानी आप उन मुद्दों को लेके कोर्ट्स का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को भी दिक्कत हो रही थी। क्यों? एक स्टेप लिया सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए और लोग पहुंच गए कोर्ट्स में। जब कोर्ट्स में मैटर चला जाता है तो मामला स्थगित हो जाता है तब जब तक कि कोर्ट्स उस पर सुनवाई ना कर दे। तो इस तरह से तो सरकारें ये समझ रही थी कि भाई हम अपने मैनिफेस्टो को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे करेंगे अगर हर एक्शन पर लोग कोर्ट्स जाने लगेंगे। तो वो वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट करती है और 9 शेड्यूल ऐड कर देती है। अब ये भी जो है वो आगे जाके कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। तो फिर शुरू में 52 जैसे आपका सज्जन कुमार केस है या शंकरी प्रसाद केस है, उसमें ये कोर्ट्स ने कहा कि
गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और ये जो पावर है पार्लियामेंट का, उस पर हम सवाल चिन्ह नहीं उठा सकते, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोर्ट्स क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये स्थिति यहाँ पे क्लियर होती है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है 1967 में गोलकनाथ केस में, जहां पर की कोर्ट्स कहती है कि ये जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट का, ये लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड अगर नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स की तो कोई गारंटी नहीं फिर रह जाएगी। फिर तो गवर्नमेंट अपने सुविधा अनुसार फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज कर सकती है, लोगों से छीन सकती है। तो ये जो अमेंडमेंट करती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, तो ये पावर लिमिटेड होना चाहिए। और इसका डेफिनेशन आर्टिकल 13 के हिसाब से, लॉ के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक पोजीशन गोलकनाथ केस के पहले ये थी कि आर्टिकल 13 जो है वहां लॉ का डेफिनेशन, लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का डेफिनेशन नहीं है। यानी आर्टिकल 368 जो है वो डिफाइंड अंडर आर्टिकल 13 नहीं है। लेकिन गोलकनाथ केस ऑनवर्ड से कोर्ट ने ये कहा कि अब हम आर्टिकल 368 में जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, उसको भी आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू में देख सकते हैं कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा। हालांकि ऑलरेडी आर्टिकल 13 का सबसेक्शन 2 जो है वो ये प्रोविजन उसमें है कि कोई भी अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। ये प्रोविजन इम्प्लिसिटली आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। और कोर्ट ने ये कहा कि भाई आर्टिकल 13 के अंदर अब हम आर्टिकल 368 के द्वारा किए गए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी देखेंगे। यानी पार्लियामेंट सावधान हो जाए कि किसी भी प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशन के आप यूं ही अमेंड नहीं कर सकते, वो जुडिशियल रिव्यू उसमें हो सकता है। ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस समय, और जो पार्लियामेंट थी और कोर्ट्स जो थे, दोनों के बीच में एक टसल का सिचुएशन इमर्ज करने लगा था, क्योंकि पार्लियामेंट की सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट कहां तक होगा और जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट कहां तक होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब वेल एस्टैब्लिश कर दिया गया कि भाई इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह पूरी तरह से सोवरेन नहीं मानी जाएगी, और जुडिशियरी जो इंडिया की होगी वो अमेरिकन जुडिशियरी की तरह पूरी बिल्कुल सुप्रीमेसी एंजॉय नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ बोथ है, यानी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है और लॉ चैलेंज हो सकता है कोर्ट्स में। लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट जब लॉ बना रही थी तो फंडामेंटल राइट्स क्या थे, कर्व हो जा रहे थे। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया मैंने, तो लोग कोर्ट्स पहुंच जा रहे थे। अब कोर्ट्स के ऊपर गारंटी है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, तो कोर्ट्स इसलिए वहां पे इंटरवीन कर रहा था कि पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूशन को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का अमेंड नहीं कर सकती है, कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए। अब पार्लियामेंट गोलकनाथ केस जो कि 1967 में जजमेंट आया, उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू ये प्रोविजन ऐड कर दी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन पार्लियामेंट पर नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट पर कोई लिमिटेशन नहीं होगा, और जुडिशियरी के परव्यू के बाहर ये मैटर होगा, क्योंकि आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल 13 लॉ के अंदर डिफाइंड नहीं है। अब आता है केशव नंदा भारती केस का समय 1973 का। तो अब आपने ये देखा कि केशव नंदा भारती केस तक डायरेक्ट पहुंचने से पहले आपको पूरी वो हिस्ट्री समझनी पड़ी जो जहां से कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है। वो ग्राउंड वहीं से शुरू हो गया था जहां से सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने जा रही थी और फंडामेंटल राइट जो थे वो सिटीजन्स के वायलेट हो रहे थे। अब केशव नंदा भारती केस जो है 1973 का, वहां पे कई सारे पिटिशनर्स थे, वो ग्रुप ऑफ पिटिशनर्स थे, जहां पर कि लीड पिटिशनर जो थे वो मठ के लीडर थे केशव नंदा भारती। उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि जो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1972 का, उसके तहत जो केरल के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैं उनको आपने 9th शेड्यूल में जो डाला है वो सही नहीं है,
क्योंकि फिर क्वेश्चन केशव नंदा भारती केस में यही उठ गया कोर्ट्स के आगे कि क्या पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि एक कंसर्न रेज हो रहा था जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो सारे चैलेंजेस सामने आते हैं कि आखिर चैलेंजेस क्या है। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही दिख रहा था कि भाई आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, लेकिन अमेंडमेंट के दौरान अगर फंडामेंटल राइट्स कर्व हो जाएं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मीनिंग बचेगा? अगर नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी चेंज हो जाए तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोई मीनिंग होल्ड करेगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, केवल पेपर पर एग्जिस्ट करेगा, रियल लाइफ में उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो केशव नंदा भारती केस में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम गोलकनाथ केस में जो हमने डिसीजन दिया उसको हम रिवर्स करते हैं और ये मानते हैं कि पार्लियामेंट जो है किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो है उसको आप हटा नहीं सकते। कोर्ट्स को ये देखना पड़ेगा कि वाकई में क्या फंडामेंटल राइट सिटीजन के वायलेट हो रहे हैं, और जो अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है इट विल बी सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, जो कि मेन पिलर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या वो तो डिस्टर्ब नहीं हो जाते। और इस जजमेंट को 13 जज बेंच ने दिया केशव नंदा भारती केस के जजमेंट को 7:6 के रेशियो में। और यहाँ पर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स बताए गए, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं आती। उसके बाद जो फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर कैरेक्टर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो ये सारी चीजों को वहां पे ऐड किया गया कि भाई इनको हम बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने इस चीज को समझा कि भाई ये तो फिर वही बात हो गई कि जुडिशरी जो है वो अपना एक नया ही इनोवेशन कर रही है, और जुडिशरी खुद की सुप्रीमेसी को एक्सर्ट करने के लिए पार्लियामेंट के पावर को लिमिट करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो एक टसल था, जैसे केशव नंदा भारती केस को हमने समझा, तब से ये समझ में आ गया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसको बिना वायलेट किए फंडामेंटल राइट्स को क्या है अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। और आगे जाके मिनरवा मिल्स केस भी आता है, जहां पर कि फिर से जुडिशियल रिव्यू वाले कॉन्सेप्ट को जुडिशरी कहती है कि भाई जुडिशियल रिव्यू तो जो है वो पॉसिबल होगा ही होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक पूरा जो बैकग्राउंड है, लीगल बैकग्राउंड, उसको समझते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973, वेयर इट लेड डाउन the provisions which have direct relevance to the basic framework of the Indian Constitution, और इस चीज को पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती। अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को किया जा सकता है, ऐसा नहीं कहा गया केशव नंदा भारती केस में कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप अमेंड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना डिस्टर्ब किए हुए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक फ्रेमवर्क है, जैसे प्रियम्बल में जो नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीजें, इनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन जिन पिलर्स पर खड़ा है उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और आगे हमने देखा कि इमरजेंसी जब लगी थी तो कई सारे ड्रास्टिक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए। इनफैक्ट इमरजेंसी इम्पोज करने के पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था, जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था, उसको नलिफाई करते हुए 39th अमेंडमेंट ले आई थी सरकार, जहां पर यह कहा गया कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो होंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर का, उसको कोर्ट्स एंटरटेन ही नहीं कर सकता है। तो हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने। अगर ये उस समय नहीं आता तो बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन था जिसको कि क्लियर कर पाना मुश्किल था। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना कितना जरूरी है,
क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो वन पार्टी रूल से नहीं चल सकती। वहां पे जब शुरू में हम आजाद होते हैं, हमारी पार्लियामेंट फॉर्म होती है, तो हम देखते हैं कि काफी लंबे समय तक वन पार्टी रूल रहता है। तो वन पार्टी रूल जो है वो डोमिनेटिंग नेचर की हो जाती है, तो कई सारे कंसर्न्स वहां आने लगते हैं। ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल ही कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी जैसे प्रोविजंस को आप लाते हैं। क्योंकि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपके इलेक्शन को खारिज करने की बात कर दी है, उसको भी खारिज करते हैं आप अमेंडमेंट एक लाके कि अब कोई भी कोर्ट जो है वो इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं देख पाएगी। तो ये सारे डिसीजन जो थे वो डिस्टर्बिंग थे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए कोर्ट्स का 1973 में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देना बहुत ही सिग्निफिकेंट था, और ये हमारी डेमोक्रेसी को बाय लीप्स एंड बाउंड्स स्ट्रेंथन कर पाया है। और इसी के नतीजतन हमने ये देखा कि कई सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो सिक्योर हो गए। जैसे आर्टिकल 2021 किसी तरह की इमरजेंसी में भी आपसे छीनी नहीं जा सकती। राइट टू लाइफ जो है वो विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो ये सब कंट्रीब्यूशंस है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के। लेकिन यहाँ पर एक दो कंसर्न भी आता है, चूंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया। यानी जब ये जजमेंट आया 1973 में, तो इसके बाद पार्लियामेंट ने कभी कोई लॉ नहीं लाया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इंक्लूड करने के लिए। तो ये एक सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट का मैटर तब से बना हुआ है कि भाई कोर्ट जो कहती है उसको हमें ये समझना पड़ता है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो ये अभी भी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट है। ओवर द इयर्स कई सारे जजमेंट से कई सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि इसका जिक्र नहीं आता तो एक कंफ्यूजन का ग्राउंड बना रहता है। बट स्टिल फिर भी हम देखेंगे कि पिछले कई सालों से जो सरकारें हैं वो काफी कंसर्न्ड रहती हैं फंडामेंटल राइट्स को भाई वायलेट ना हो जाए सिटीजन्स का। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस चीज को ध्यान में रख के लॉ के लीगल प्रोविजंस को देखती है, एनालाइज करती है, तो फिर बिल आता है पार्लियामेंट में, उसको अप्रूवल मिलता है। तो ओवरऑल ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और इसको हम इस तरह से समझना है। हमें एक थोड़ा सा हिस्ट्री सिनॉप्सिस देते हुए, इसके डिसीजंस को लिखते हुए, इसका पॉजिटिव और कंसर्न क्रिएट करते हुए एक अच्छा कंक्लूजन देके आंसर को फिनिश करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।